हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पीड अप एजुकेशन में। हम पढ़ रहे हैं जीके और जीके में हमारी ये 9th क्लास है। इससे पहले 8 क्लासेस हो चुकी हैं और 2 रिवीजन वीडियो में जीके की दे चुका हूं। और अब हम बात कर रहे हैं भूगोल के बारे में। भूगोल में मैंने जब स्टार्ट किया था सबसे पहले आपको मैपिंग बताई थी, मैप कैसे स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शंस के बारे में। और उसके बाद मैंने क्या महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताया था। और फिर हम बढ़े थे भारत की तरफ। तो भारत की तरफ अभी तक हमने भारत में क्या देखा है। भारत में मैंने आपको उसके भौगोलिक दशा के बारे में बताया था, कहाँ पे भारत पाया, मतलब भारत का जो सिचुएशन है एग्जैक्टली कहाँ पर है। और अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के अक्षांशीय और देशांतर रेखाओं के बीच में भारत की लोकेशन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, और भारत का साउथ पॉइंट मैंने आपको बताया था वो कौन सा है। इन सब बारे में हमने इससे पहले बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि ये सब बातें जो है मैंने आपको बता दी थी कि कहाँ से कितना कितना भारत का विस्तार कितना है। जो सबसे वेस्ट का पोर्शन है वो आपका 68.7 से लेके इधर सबसे ईस्ट में 97.25 और नॉर्थ में 37.6 से लेके मेन लाइन इंडिया जो आपका है 8.4 तक है। ठीक है, अगर अंडमान निकोबार के लास्ट पॉइंट की बात कर लिया है तो 6.45 इतना। वैसे मैंने बोला था आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन तब भी आपको ये जो चीज़ें हैं आपको याद रखनी पड़ेंगी। और ये जो मैंने बताया था कि उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत का जो विस्तार है वो कितना है 29-33 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की तरफ जो आपका है ये है 3214, मतलब 3214 जो है आपका उत्तर से लेके दक्षिण की तरफ है। और पूरब से लेके पश्चिम की तरफ जो आपका है 29-33 किलोमीटर है। ठीक है, ये सब बातें मैंने पिछली क्लासेस में कर दी थी। नई क्लासेस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप इसलिए करा देता हूँ ताकि आपका एक जो होता है एक मूड उस फ्रेम में आ जाए जो आपको पढ़ना है। फिर मैंने आपको बताया कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत से कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो इसमें जो चीज़ें थी मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कर्क रेखा के बारे में कि यहाँ से गुजरती है 8 स्टेट्स को लेके 8 स्टेट से पास होती है। उसके बाद ये भी बताया था कि ऊपर ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन से स्टेट्स हैं वो। तो मैंने आपको बताया गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल, उधर के नॉर्थ ईस्ट के दो राज्य आते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये बातें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन कर दी थी। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि कौन सी देशांतर रेखा है जिससे हमारे यहाँ पे टाइम देखा जाता है। और इससे पहले मैंने बताया आपको कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन पे कितने राज्य आते हैं। ठीक है, कोस्ट लाइन पे जो 9 राज्य हैं मैंने उनके पूरे नाम बताए थे। और सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम कोस्ट लाइन है वो गुजरात के पास है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु। ये 3 है ऊपर के जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद फिर मैंने नीचे लिस्ट दे दी थी पूरी, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, कर्नाटका एंड वेस्ट बंगाल। ये हमारे मेन लाइन इंडिया के वो स्टेट्स हैं जो कोस्ट लाइन शेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास दो द्वीप समूह हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान निकोबार। तो इतना मैंने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद मैंने बताया था कि इंडिया का जो अपने तटीय सीमा है वो किन किन के साथ मिलती है। ठीक है, और हमने देखा था इसके बारे में कि क्षेत्रफल के बारे में, इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो कौन से स्थान पर है। बाकी जो 10 लिस्ट थी, पूरी 10 की लिस्ट मैंने आपको दी थी और उनकी पोजीशंस कहाँ पर हैं वर्ल्ड में वो भी समझा दी थी। मैंने बताया था आपको कि 82.5 जो ये देशांतर है 82.5 मतलब 82 डिग्री 5 मिनट्स की जो देशांतर है, इससे हमारे यहाँ टाइम डिसाइड होता है। और ये जो है इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का मिर्ज़ापुर एक सिटी है, उससे होके गुजरती है। तो इतनी सारी बातें थी जो मैं इससे पहले वाली क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था। और अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं भारत के कुछ और मेन चीज़ों के बारे में। जो एक भारतीय महाद्वीप, जब क्रिकेट देखते हैं आप, ये यहाँ से हमारी आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। जब आप क्रिकेट देखते हैं तो आप बोलते होंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप में जब भी मैच होते हैं तो इंडिया का डोमिनेंस रहता है, भारतीय उपमहाद्वीप की पिचें स्लो होती हैं, या बहुत सारी बातें होती हैं जो आप सुनते रहते होंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश आते हैं? वैसे तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जो 5 देश हैं, ये 5 देश डिफाइंड तरीके से हमेशा रखे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग श्रीलंका, मालदीव, इनको दोनों को भी शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लगभग 7 कंट्रीज़ हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। तो अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे कौन कौन से कंट्री कहाँ पर हैं, इसलिए क्यों ये रखे जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। तो ये है हमारा भारतवर्ष जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा सबसे बड़ा देश है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ये यहाँ पे पाकिस्तान देख सकते हैं आप, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये जो 4 कंट्री है ये हमेशा शामिल किए जाते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर, क्योंकि भारत का जो विस्तार था वो इन देशों में तो कम से कम था ही। और कभी कभी क्या होता है अफगानिस्तान को भी जोड़ लिया जाता है,
श्रीलंका को भी जोड़ लिया जाता है, और यहाँ पर मालदीव्स पड़ते हैं नीचे, अभी मैं आपको जूम करके बताऊंगा, यहाँ पे मालदीव्स पड़ता है, उसको भी जोड़ लिया जाता है ठीक साथ में। तो कभी कभार इतना होता है कि ये सबको एक साथ जोड़ लिया जाता है, लेकिन जब बेसिकली अगर बात की जाए भारतीय उपमहाद्वीप की, तो वो 5 कंट्री हमेशा जुड़े जाते हैं, 5 कंट्रीज़ को हमेशा देखा जाता है। ये है मालदीव, ये बहुत छोटा सा द्वीप समूह है, इसके पास भी बहुत सारे द्वीप हैं छोटे छोटे। तो अभी जो इंडिया का क्या कहते हैं, एक इंडिया के रिश्ते उतने अच्छे नहीं थे मालदीव्स के साथ, अब धीरे धीरे फिर से अच्छे होने लग गए हैं। तो ये है मालदीव, जो कि भारत के दक्षिण एरिया में पाया जाता है और इंडियन ओशियन में पाया जाता है, इंडियन ओशियन में है। इसके अलावा पाकिस्तान आप सभी जानते हैं कहाँ पर है, नेपाल। नेपाल उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर वाला जो एक देश है, उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी लंबी सीमा ये उत्तर प्रदेश से शेयर करता है, तो ये है नेपाल। और उसके बाद ये भूटान, छोटा सा एक क्या कहते हैं कंट्री है भूटान, जो दो क्या एक तरीके से तीन तरफ से इंडिया से घिरा हुआ और एक तरफ से इसके चाइना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर कोई एक बड़ी इमेज देखी जाए इंडियन क्या कहते हैं इंडियन उपमहाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप की, तो इसमें कम से कितने कंट्री आ गए, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये हो गए आपके 4 कंट्री। उसके बाद 5वां बांग्लादेश, श्रीलंका और क्या कहते हैं मालदीव्स। तो इतने कंट्रीज आप इसके अंदर काउंट कर सकते हैं। बात की जाए भारतीय पड़ोसी और भारत के पड़ोसी देशों और उनकी जुड़ी सीमाओं के, भारत के पड़ोसी देश मैंने इससे पहले भी बता रखे हैं, बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये कभी किसी भी हालत में भूले ना। तो अब इनकी सीमाएं भी याद कर लीजिए, किसके साथ कौन सी सीमा थी। पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ सीमा, ये रेड क्लिफ साहब थे जो उस टाइम के गवर्नर हुआ करते थे, इन्होंने मतलब गवर्नर नहीं थे, इनको क्या कहते हैं विभाजन का वो जो था सीमा निर्धारित करने के लिए दिया गया था, तो इसी के इनके नाम पे ही रेड क्लिफ सीमा रखी गई थी, इसका नाम रखा गया था। तो फिलहाल जो पाकिस्तान है उसके साथ है हमारी रेड क्लिफ सीमा। और उस टाइम पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही थे, दोनों एक पाकिस्तान थे, क्या कहते हैं एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ये जो अभी का पाकिस्तान है ये पश्चिमी पाकिस्तान था, और अभी का बांग्लादेश जो है वो पूर्वी पाकिस्तान था, ठीक है। जो 1971 का वॉर हुआ, 1971 का वॉर हुआ जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पर, तो उस टाइम पे जब उस वॉर में इंडिया के सपोर्ट से बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, ठीक है। ये बांग्लादेश जो आज का बांग्लादेश है, ये 1971 में इंडिया के सपोर्ट से ही आज़ाद हुआ था। ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। और अगर बात की जाए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान की, तो जो जनसंख्या थी, जनसंख्या वाइज पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश था, ये बांग्लादेश जो अभी का पाकिस्तान है इससे काफ़ी बड़ा हुआ करता था, मतलब जनसंख्या इसकी सबसे ज़्यादा थी यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर सीटें भी ज़्यादा हुआ करती थी। जब चुनाव होते थे तो यहाँ का डोमिनेंस रहता था, लेकिन कम सीटों के बावजूद यहाँ के जो लोग थे उनको ही बड़ी पोस्ट दी जाती थी, और उन सब चीज़ों के जो इनकमेंसी थी एक तरीके से लोगों में गुस्सा था और बहुत सारे जुल्म किए जाते थे इन लोगों पर। इनकी जो भाषा थी वो बांग्ला थी, तो इनको उर्दू बोलने और लिखने पर मजबूर किया जाता था, ये लोग बांग्ला पसंद करते थे बोलना, और बहुत सारे ऐसे कारण थे जिनके वजह से इनमें गुस्सा थी, और वो फिर गुस्सा जो है एक तरीके से धीरे धीरे बढ़ती गई, और 71 में इन लोगों ने विद्रोह कर दिया। तो उस टाइम पे भारत के सपोर्ट से ही भारत ने सपोर्ट किया, और सर मानिक शॉ उस टाइम पे जो हमारे हेड थे आर्मी के, उन्होंने इस युद्ध को बहुत अच्छे से क्या कहते हैं लीड किया, और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। और उनके लगभग 91,000 सैनिक थे, जो 91,000 सैनिक थे, उन लोगों ने सब ने सरेंडर किया था यहीं बांग्लादेश में ही। तो ये सब अलग बातें हैं, लेकिन 1971 ये आपको याद रखना है, 1971 ये डेट ये ईयर आप याद रखें। इस ईयर में ही क्या कहते हैं बांग्लादेश बना था, और तब ये रेड क्लिफ लाइन बोली जाती थी हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच की, बाद में इसको जीरो लाइन कर दिया गया। तो अभी जो है अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लाइन है उसको जीरो लाइन बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया और अफगानिस्तान की बात की जाए तो अगर अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में डूरंट लाइन है, तो डूरंट लाइन अब है, लेकिन जो एरिया आप देखते हैं क्या कहते हैं इंडिया का जो सबसे ऊपर का एरिया होता है, ऐसे दिखता है आपको, यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर कहीं अफगानिस्तान से ये लाइन मतलब जुड़ती है, और लगभग 106 या 7 किलोमीटर का ये एरिया है। लेकिन यहाँ पर याद करने वाली बात ये है कि ये जो एरिया है ये POK में आता है, ये POK में आता है, जिसको आप पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोला जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इंग्लिश में बोलें तो ये उस एरिया में पड़ता है। इस वजह से अगर एट प्रेजेंट बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ हमारी, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया है तो हम इसको बोलते ये इतना पूरा डिस्प्यूटेड एरिया ही है, तो लेकिन हम अभी भी इस बात को मानते हैं कि हमारी जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ शेयर करती है। लेकिन ये डूरंट लाइन बेसिकली क्या कहते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। ये पूरी डूरंट लाइन जो है अफगानिस्तान, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है, और ये इंडिया का नीचे का मैप ऐसे चला जाता है। तो ऐसे यहाँ पर जो डूरंट लाइन है ये आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बच गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए अगर इंडिया और चाइना के बीच में, तो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, इंडिया के चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है,
और इसका जो एक समझौता हुआ था, लेकिन उस समझौते को इंडिया ने माना और चाइना ने नहीं माना, और उसके बाद युद्ध हुए। तो वो सब चीज़ें खैर बात की, लेकिन आपको भी फिलहाल जो याद रखना है कि इंडिया इस लाइन को मानता है, चाइना ने इस लाइन को कभी एक तरीके से पॉलिटिकली कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ये एक संधि के बाद हुई थी, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। म्यांमार के साथ अगर बात की जाए कि म्यांमार के साथ जो हमारी लाइन है, तो ऐसी कोई लाइन नहीं है, लेकिन ये काराकोरम जो पर्वत है, इसमें ये छोटा है, अराकान्योम जो पर्वत है, इस पर्वत को माना जाता है कि ये हमारी सीमा है म्यांमार के साथ। तो बात करेंगे रेड क्लिफ लाइन की। रेड क्लिफ लाइन जो आप रेड कलर में देख पा रहे हैं इसमें, ये रेड क्लिफ लाइन थी उस टाइम पे। यहाँ से पूरा मतलब यहाँ से शुरुआत करके पूरा पंजाब तक, हमारा पंजाब स्टेट जहाँ तक खत्म होता है वहाँ तक रेड क्लिफ लाइन थी। ये उत्तर साइड, ये क्या कहते हैं, पश्चिम साइड वाले पाकिस्तान के साथ, ये पश्चिम पाकिस्तान था उस टाइम पे, और ये पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है अभी का, ये पूरी रेड क्लिफ लाइन थी। ठीक है, तो अभी फिलहाल भी जितनी बाउंड्रियाँ हैं इंडिया की, उनमें सबसे कॉम्प्लिकेटेड बाउंड्री किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया की जो सीमाएं हैं उनमें सबसे जटिल सीमा किसके साथ है, तो वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ इंडिया की जो सीमाएं हैं बहुत अजीब तरीके से बटी हुई हैं, उस पर विवाद हमेशा चलते रहते हैं। अभी भी क्या कहते हैं, जो वहाँ की पीएम है और हमारे यहाँ के पीएम के बीच बात चल रही है, यहाँ पे कुछ ज़मीनों का स्वैप करके, मतलब अदला बदली करके सीमाओं को सीधा कर लिया जाए, ताकि थोड़ा सा सही हो जाए, कुछ जो बंटवारा है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और अगर बात की जाए चाइना के साथ, तो चाइना के साथ मैकमोहन लाइन जो वैसे शायद 1914 में हुआ था शिमला एग्रीमेंट। 1914 के शिमला एग्रीमेंट के टाइम पे मैकमोहन लाइन खींची गई थी, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी वो विवाद चल रहे थे। तो ये जो एक लाइन है, ये नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट्स को कवर करते हुए ये मैकमोहन लाइन यहाँ पर है। और बात की जाए इंडिया के अफगानिस्तान के बीच में, तो यहाँ से स्टार्ट करके पूरा डुरंट लाइन ये जो है ये पूरा ऊपर तक आती है। और ये जो एरिया है फिलहाल का, ये इतना एरिया, ये 107 किलोमीटर का जो एरिया है, 107 या 106 किलोमीटर का एरिया, ये जो पूरा एरिया है, ये है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की जो हम लाइन मानते हैं। वैसे मैंने जो बता रखा था कि ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया डिस्प्यूटेड टेरिटरी चला गया है अब, क्योंकि ये पीओके हो गया। ये इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं क्लियर हुआ है किसका है। भारत इसको अपना मानता है, पाकिस्तान अपना कहता है, और इंडिया में इसको बोला जाता है पीओके, मतलब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तान इसको बोलता है आज़ाद कश्मीर। ठीक है, और ये जो रेड क्लिफ लाइन इधर की है, ये इसी रेड क्लिफ लाइन को बाद में इसका नाम पड़ गया जीरो लाइन। अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर पूछा जाएगा आपसे कोई लाइन कौन सी सीमा है, तो इसको बोलेंगे आप जीरो लाइन। ठीक है, बात करें अगर म्यांमार की, तो म्यांमार के बीच में और इंडिया के बीच में पड़ता है अराकान्योम पर्वत, जिसको यहाँ की लाइन माना जाता है, मतलब ये सीमा मानी जाती है। एक तरीके से इसी को एक सीमा बना रखा गया है, और एक नेचुरल सीमा है। भारत के पास ऐसी नेचुरल सीमा हिमालय को लेके है। हिमालय जो बनाता है उत्तर में सीमाएँ बनाता है, वो भी है। और भारत एक ऐसा इकलौता शायद कंट्री जिसकी अधिकतर सीमाएँ जो हैं वो नेचुरली बॉन्डेड है। मतलब ये जो सीमा है, ये तो आप एक तरीके से कह सकते हैं ये मनुष्यों द्वारा, इंसानों द्वारा सीधे सीधे खींच दी गई एक लाइन, जिसमें कोई भौगोलिक और सांस्कृतिक ऐसी कोई मतलब डिफरेंस नहीं थे, भौगोलिक सांस्कृतिक, क्योंकि सभी जगह दोनों जगह पर सेम आदमी है, सेम लोग रहते हैं। यहाँ अगर बंगाल और इसकी बात किया तो हमारा जो वेस्ट बंगाल है, जो हमारा एक स्टेट है वेस्ट बंगाल, और बंगाल की बात किया है, दोनों का लगभग कल्चर सेम है, दोनों में रहन सहन सेम है, दोनों में लैंग्वेज सेम है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं था यहाँ पे, जो यहाँ पे डिफरेंस हुआ। बाकी अगर बात की जाए तो यहाँ नेपाल और इसमें इंडिया और चाइना में, इन सब में बहुत अंतर है। लोगों के रहन सहन में अंतर है, लोगों का रहने का तरीका, बोलचाल, सब कुछ अंतर है। एक तरीके से नेचुरली डिवाइडेड एरिया है भारत का इन सब के साथ। लेकिन ये जो लाइनें थी, ये एक तरीके की ज़बरदस्ती अप्लाई की हुई, ज़बरदस्ती के अप्लाई किया हुआ है। ऐसा एक क्या कहते हैं, फोर्सफुल्ली लोगों को बाध्य किया गया कि हाँ आपको यहाँ से वहाँ, ये पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया होगा, आपको यहाँ से वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये तो सब खैर हिस्ट्री की बातें हैं। अब हम देखते हैं अपने इंडिया में कुछ जो स्पेशल राज्य हैं उनके बारे में, जैसे कि यूनियन टेरिटरीज और उत्तर पूर्वी राज्य, उनके बारे में देखेंगे। भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। भारत में टोटल 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन पर केंद्र का शासन रहता है, और इनका एडमिनिस्ट्रेशन जो नॉर्मल स्टेट होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे दिल्ली है, दिल्ली में क्या कहते हैं, खुद का इनका चुनाव होता है, खुद का सीएम चुना जाता है। बाकी सब जगहों पे खुद का सीएम नहीं चुना जाता है, लेकिन दिल्ली में खुद का सीएम चुना जाता है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो है उनके नाम लिखे हुए हैं, और साथ में उनकी क्या कहते हैं कि राजधानी लिख दी है। अच्छा, इनको याद करने के अलग अलग तरीके बताए जाते हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि बता देते हैं चलो दिल्ली करके, ऐसे कुछ काफ़ी ट्रिक्स होती हैं, लेकिन मैं उन सब ट्रिक्स पे बिलीव उतना नहीं करता हूँ। आप देख लीजिए एक बार, चंडीगढ़ ऊपर से नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। ये मैं अधिकतर चीज़ें जो होता है वो मैप की तरह से, मैप के बेसिस पे एक्सप्लेन करता हूँ। चंडीगढ़ दिल्ली के जस्ट ऊपर अगर बात किया है, चंडीगढ़ पड़ता है, पंजाब में वैसे आता है अगर देखा जाए तो पूरा,
लेकिन चंडीगढ़ अपने आप में खुद में एक यूनियन टेरेटरी है। फिर आता है दिल्ली, फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दोनों ये आपको दोनों पड़ेंगे कहाँ पर, गुजरात जहाँ से ख़त्म होता है और जहाँ से महाराष्ट्र शुरू हो रहा होता है, तो उस वाले एरिया में मिलेंगे। भाई आपको मैं मैप में दिखाऊंगा जहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिर पांडिचेरी और लक्षद्वीप और क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये हमारे 2 आइलैंड्स हैं। तो इनकी राजधानी आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, दिल्ली की दिल्ली है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, ये दोनों याद करना बहुत आसान रहेगा आपके लिए। पांडिचेरी की भी पांडिचेरी ही है। फिर दादरा नगर हवेली की सिलवासा है और दमन द्वीप की दमन है। लक्षद्वीप की ये सबसे ज़्यादा थोड़ा सा ट्रिकी है, जो आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली ये यूज में बहुत कम आ रही होती है, करवंती। लक्षद्वीप की एक करवंती। और पोर्ट ब्लेयर, यहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है। पोर्ट ब्लेयर काफ़ी सुना भी रहता है क्योंकि जब हमारे उस टाइम पे जब प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया में, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ भेजा जाता था काले पानी की सज़ा के लिए, तो इसलिए काफ़ी सुना हुआ है पोर्ट ब्लेयर। तो ये जो बाकी मतलब क्या कहते हैं राजधानियाँ थी वो थोड़ी सुनी हुई हैं, जिसमें आपको याद करने वाली जो है वो है एक करवंती लक्षद्वीप की, और दूसरी आपको सिलवासा याद करनी होगी दादरा नगर हवेली की। बाकी दमन द्वीप की दमन है, वो आप समझ जाएंगे। दिल्ली का दिल्ली ही है, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ यूनियन टेरेटरी की भी राजधानी चंडीगढ़ ही है। लक्षद्वीप की आपको याद करनी होगी थोड़ी स्पेशल तरीके से, बाकी अंडमान निकोबार आपको पता है। अच्छा, याद करने के तरीके की बात की जाए, अगर आप मुझसे पूछे कि कोई ट्रिक बता दीजिए जिससे याद हो जाए, तो ट्रिक पे भरोसा ना करके आप बेटर है कि आप मैप को कोशिश करें कि मैप आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि वो आपके बहुत सारी अलग अलग जगहों पर काम आएगा। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ कहाँ पर हैं यूनियन टेरेटरीज़। तो पहली यूनियन टेरेटरी जो है आपकी चंडीगढ़ और दिल्ली दोनों क्या कहते हैं एक तरीके से बहुत आसपास हैं, लेकिन तब भी चंडीगढ़ काफ़ी ऊपर है। तो सबसे पहले आप देखें चंडीगढ़ है कहाँ पर, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश, जहाँ से मतलब हिमाचल प्रदेश और पंजाब जहाँ पे मिल रहा होता है, एक तरीके से पिन पॉइंट बन रहा है, तो वहाँ पे आपका चंडीगढ़ पड़ता है। उसके बाद दिल्ली आएगा। दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, वैसे 3 तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है। अगर दिल्ली से बाहर निकलना है आपको तो हरियाणा से होके निकलना पड़ेगा। फिर उसके बाद दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, ये दोनों दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप, मैंने बताया था आपसे जहाँ महाराष्ट्र और क्या कहते हैं गुजरात की ये जो एक नीचे तरफ आती हुई जो ख़त्म होती है, उसके बाद आपका वहीं से महाराष्ट्र होता है, वहाँ पे आपको ये दोनों यूनियन टेरेटरीज मिलती हैं। और उसके बाद आपका गोवा जो दिखा रहा है, गोवा यूनियन टेरेटरी पहले हुआ करता था, लेकिन अब ये स्टेट है। इससे पहले काफ़ी टाइम तक 1961 से लगभग 1961 में शायद ही बन गया था यूनियन टेरेटरी। 1961 से लेके 1987 तक ये यूनियन टेरेटरी रहा। 87 में इसको फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो इसको अभी स्टेट बने ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं पांडिचेरी यहाँ पर है। पांडिचेरी की 2 टेरेटरीज हैं, एक यहाँ पे केरल के पास भी पड़ती है, और फिर लक्षद्वीप ये अलग से क्या कहते हैं हमारे साउथ में ही वेस्ट पार्ट में पड़ता है, और साउथ में ही अगर ईस्ट पार्ट में देखा जाए तो ये आपका अंडमान निकोबार के द्वीप समूह है, जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो ये हमारी क्या कहते हैं ये हमारे यूनियन टेरेटरीज थी, जिनको आप अगर मैप में याद रखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और साथ साथ में याद हो जाएंगी, इसलिए मैं हर चीज़ मैप से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। तो बात करें नॉर्थ ईस्ट राज्यों की, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं उनके बारे में, पूर्वोत्तर राज्यों को बोला जाता है 7 सिस्टर्स बोला जाता है, लेकिन इनमें जो है 7 नहीं, पहले से ही थे, क्या कहते हैं इनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स, लेकिन पहले इसमें 7 ही थे। अब इसमें बाद में सिक्किम ऐड हुआ, इसमें 1975 में, जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है 1975 में सिक्किम ऐड हुआ, तो उसके बाद ये हो गए 8। तो अभी भी इनका जो काउंट है वो 8 है, लेकिन इनको बोला जाता है 7 सिस्टर्स। ठीक है, तो इनको एक बार देख लीजिए आप। अरुणाचल प्रदेश, जो ये पूरा फैला हुआ एक प्रदेश दिखता है आपको, यहाँ से स्टार्ट होता है पूरा, जो सबसे ईस्ट का पोर्शन जो है वो भी अरुणाचल प्रदेश के पास ही है। तो ये अरुणाचल प्रदेश, इसकी राजधानी है ईटानगर कहाँ पर है? ईटानगर जो है आपके असम से लगती हुई सीमा पे है ईटानगर। उसके बाद आता है असम की राजधानी है दिसपुर एक क्या कहते हैं, वैसे तो जो इसका सबसे बड़ा वो है क्या कहते हैं सिटी, सबसे बड़ा सिटी जो है यहाँ का गुवाहाटी, तो उसमें ही एक छोटा सा मतलब जगह है दिसपुर, उसको ये इनकी क्या कहते हैं कैपिटल है ये। उसका नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मेघालय की राजधानी है शिलोंग, फिर है आपका मिजोरम की राजधानी है आइजवाल, और उसके बाद आता है त्रिपुरा ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ ये एरिया त्रिपुरा, इसकी राजधानी है अगरतला, और अगरतला जो है वो भी बांग्लादेश से सटा हुआ है ये एरिया है एक। और उसके त्रिपुरा के बगल में है मिजोरम, जिसकी राजधानी आइजवाल, और इन दोनों के जस्ट ऊपर जैसे बढ़ना शुरू करेंगे तो मणिपुर पड़ता है, जिसकी राजधानी है इम्फाल।
फिर एक यहाँ पे एक राज्य मिलेगा लंबा सा, इसको बोलते हैं नागालैंड, और इसकी राजधानी क्या है आपकी कोहिमा। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। फिर अरुणाचल प्रदेश जो पूरे चारों तरफ से घिरा हुआ है, ये इसकी राजधानी है ईटानगर। और असम जो सबसे बड़ा स्टेट है यहाँ का, और पहले जो है ये पूरा काफ़ी बड़ा हुआ करता था, बाद ये कुछ स्टेट्स यहाँ पे बाद में बने थे। तो सबसे बड़ा स्टेट और सबसे जो क्या कह सकते हैं एक प्रभुत्व वाला स्टेट है वो है असम। यहाँ पर एक बात और याद करने वाली बात है कि असम की जो राजधानी दिसपुर है, मतलब जो सिटी के अंदर है गुवाहाटी में, वहाँ पे ही इन सभी का हाई कोर्ट है। इन सभी का हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में ही है, सबके हाई कोर्ट्स अलग अलग नहीं है, ठीक है। गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है इन सबके, उसका कार्यक्षेत्र इन सबके लिए है, और उसका कार्यक्षेत्र जो है काफ़ी बड़ा है। सिक्किम जब ऐड हुआ, सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। सिक्किम जब ऐड हुआ तो उसको ही पूर्वोत्तर राज्यों में ही मतलब उसकी गिनती होती है, और इसीलिए 7 सिस्टर्स में बाद में 7 बहनें 8 हो गई, ठीक है। और बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में, तो इसकी कुछ विशेषताएं और भी हैं जो हम जान लेते हैं। पहली तो जो भी लिखी हुई है कि 7 सिस्टर्स बोला जाता है और 8 राज्य होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे क्या कहते हैं यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। सीधी सी बात है, जो सबसे पूरब में होगा वहाँ सूर्योदय सबसे पहले ही होगा। शिलोंग जो मेघालय की राजधानी है, शिलोंग को मेघालय की राजधानी भी कहा जाता है, और वहाँ पे उसमें एक क्या कहते हैं मेघालय में एक सबसे स्वच्छ गांव है, जो पूरे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव है, उसका नाम है मालविलिनोंग। इनके जो नाम है थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं प्रोनाउंस करने में। तो ये गांव है माललिनोंग, ये सबसे स्वच्छ गांव है पूरे एशिया का, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए, इसको आप सभी लोग जानते होंगे, मौसिन राम ये भी मेघालय में ही पाया जाता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, सर्वाधिक बारिश यहीं पर होती है, और ये लगभग 12,000 मिलीमीटर की जो प्रतिवर्ष बारिश होती है, यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए मांजुली और उप क्या कहते हैं उमानंदा, ये दो क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी पर ये 2 द्वीप हैं जो रिवर आइलैंड हैं। उसमें से मांजुली जो रिवर आइलैंड है ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। सबसे बड़ा रिवर आइलैंड पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड मांजुली, ये असम में पड़ता है, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर। और जो सबसे छोटा आइलैंड है ये क्या कहते हैं उमानंदा, ये उमानंदा द्वीप भी, ये दोनों ये सबसे छोटा है, ये भी असम में ही है, और ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। तो ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है मांजुली और उमानंदा के बारे में, आप ये याद रखें। ये दोनों ब्रह्मपुत्र नदी में पड़ते हैं, और दोनों ही असम में हैं, ठीक है, दोनों ही असम स्टेट में है, ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए कि सबसे बड़ा ब्रिज, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज जो बना है, सबसे बड़ा रिवर ब्रिज, ये इसको भूपेन हजारिका सेतु बोला जाता है हिंदी में, भूपेन हजारिका सेतु, या ढोला सादिया ब्रिज। ये आसाम को अरुणाचल प्रदेश से ज्वाइन करता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा ब्रिज है, और ये इसकी लंबाई जो है 9 पॉइंट कुछ है, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। तो 9 किलोमीटर जो इसकी ये एग्जैक्ट जो लेंथ है इसकी आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आप इतना याद रखें कि सबसे लंबा ब्रिज है, ठीक है। और ये असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे की में जो एक विशेषता है वो याद रखिए, पूरे भारत में ये इकलौती नदी है, पूरे भारत की इकलौती नदी है जो तीन क्या कहते हैं कंट्रियों से होकर गुजरती है। सबसे पहले चाइना में, और उसके बाद इंडिया में एंट्री करती है, और फिर इंडिया से होते हुए बांग्लादेश पहुंच जाती है। तो अकेली नदी है जो 3 क्या कहते हैं कंट्रियों से होकर गुजरती है, इसलिए ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट इन द सेंस कि जिसकी चौड़ाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट, तो इंडिया में नहीं है पूरी, लेकिन वैसे लॉन्गेस्ट रिवर भी है, क्योंकि इसका जो पूरा क्षेत्र है वो इंडिया में नहीं है, इसलिए इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नहीं बोल सकते इसको। सबसे लॉन्गेस्ट इंडिया की अगर देखा जाए जो इंडिया में है वो तो क्या कहते हैं 2500 किलोमीटर के साथ गंगा ही है, ठीक है। उसके बाद अगर बात की जाए तो असम में डिगबोई है, जो सबसे पुराना तेल की शोधशाला है, मतलब ऑयल रिफाइनरी है। डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो इंडिया की सबसे पुरानी, और ये एशिया की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है, ठीक है। सबसे पुरानी एशिया की ऑयल रिफाइनरी असम में ही है। इसके बाद देखते हैं कुछ और जो विशेषताएं हैं असम की, या कह लीजिए पूर्वोत्तर राज्यों की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, ठीक है। चाय उत्पादन में ये जो स्टेट्स हैं सबसे आगे हैं, और जिसमें स्पेशली मैं जो उस दिन मैप दिखा रहा था आपको, तब भी मैंने बताया था, या इसी मैप में देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। तो असम का जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय होती है। और एक दार्जिलिंग यहाँ पर पड़ता है, सिक्किम से लगा हुआ एक सिटी है दार्जिलिंग। तो असम का जो एरिया है और दार्जिलिंग,
ये इनमें सबसे ज़्यादा चाय होती है। दार्जिलिंग पड़ता है बंगाल के अंदर, ये सबसे क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट बात है कि असम जो दार्जिलिंग है वो आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। लेकिन अगर स्टेट वाइज बात की जाए तो असम सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं चाय प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। ठीक है, इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में चाय प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा कंट्री है, फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया। और एक अलग बात, अजीब बात ये भी है कि इंडिया जितना चाय प्रोड्यूस करता है उसका 70% खुद इंडिया में ही कंज्यूम भी हो जाता है। मतलब हमारे भारत के लोग इतना ज़्यादा चाय पीते हैं कि जितनी ज़्यादा हम लोग सबसे ज़्यादा चाय प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद 70% जो चाय है हमारे भारत में ही कंज्यूम भी हो जाती है। अब अगर नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात की जाए तो जो 2013 में जो मालूम चला था, 2013 के हिसाब से, साक्षरता के हिसाब से भारत जो नॉर्थ ईस्ट का राज्य त्रिपुरा है, त्रिपुरा राज्य जो सबसे ज़्यादा साक्षर राज्यों में से एक है। ठीक है, वहाँ पे 94.65% लोग क्या कहते हैं साक्षर हैं। मतलब 94.65% लोग पढ़े लिखे हैं, जो एटलीस्ट एक बेसिक लेवल तक की मतलब शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं। हालांकि 2011 की जनगणना में के आधिकारिक जनगणना के अनुसार केरल सबसे ऊपर था। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से केरल था, लेकिन उसके बाद 2013 में सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य घोषित किया गया था त्रिपुरा को। और मिजोरम के साथ साथ में, त्रिपुरा के साथ साथ मिजोरम की भी, जो दोनों एक साथ स्टेट लगे हुए हैं यहाँ पर, तो त्रिपुरा ये है और मिजोरम यहाँ है। तो मिजोरम और त्रिपुरा साथ साथ में मिजोरम की भी जो साक्षरता है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये थे हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। हमने इनके बारे में काफ़ी कुछ देख लिया। अगर जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि एक बात और भी देख लिया है वो भी अच्छा है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, इनके जो जब इतना देख लिया है तो साथ में ये भी देख लेते हैं कि इनके जो लोकसभा क्षेत्र हैं वो कितने कितने हैं। तो आप याद रखिए कि सिक्किम, नागालैंड और मिज़ोरम, जो ये 3 स्टेट्स हैं, इनके पास मात्र एक लोकसभा क्षेत्र, क्या कहते हैं लोकसभा क्षेत्र है इनके यहाँ पे। नागालैंड, सिक्किम और मिज़ोरम, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें सिर्फ एक एमपी यहाँ से निकलता है, सिर्फ एक एमपी निकलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से एक बनता है। जैसे कि यूपी के पास 80 में 80 लोकसभा क्षेत्र हैं, और बाकी जो क्या कहते हैं बिहार में 40 हैं, जिनका बंटवारा अभी कुछ दिन पहले हुआ है। तो ऐसे ही जो ये स्टेट्स हैं इनमें काफ़ी कम सीटें हैं। तो आपको याद रखना है बस 3 जगहों पर सबसे पहले कि नागालैंड, मिज़ोरम और सिक्किम। नागालैंड, मिज़ोरम और सिक्किम, इन सब के पास 3 हैं। आसाम के पास 14 हैं। आसाम के पास 14 हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्टेट है। आसाम के पास 14 लोकसभा क्षेत्र हैं, 14 एमपीज़ यहाँ से बनते हैं। और उसके बाद जितने बचते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये जितने भी हैं, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन सब के पास 2-2 हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप जाते जाते मैंने बता दी, इसको भी याद रखें क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे बताया है। और इनके जो जैसे इनके क्या कहते हैं गवर्नर्स और सीएम वगैरह भी अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं, वो आप देख लेना। क्योंकि मैं स्टैटिक का पोर्शन बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें चेंज होती रहती हैं, सीएम वगैरह। तो बाकी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दी हैं इस वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंडिया का जो ये पोर्शन है ये कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि इंडिया में काफ़ी चीज़ों को हमको सेपरेट करके अलग अलग देखना है। और जैसे मैंने अभी नॉर्थ ईस्ट के बारे में जो एक्सप्लेन किया है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में जो एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो मैं अलग से भी अपलोड करूँगा, ताकि अगर किसी को सिर्फ स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना हो तो वो इस वीडियो को देख के जान सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ी सी नहीं, काफ़ी लेट हो गई है। और अभी तक साथ बने रहने के लिए, हमको मोटिवेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।